हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यूपी ट्रिपल एसएससी द्वारा आयोजित लेखपाल परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट देखेंगे और यह प्रैक्टिस सेट हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स से देखेंगे। इसके जो सवाल होंगे उनका भी हम लोग आंसर देखेंगे। मैथ का जो पोर्शन होगा उसका सोल्यूशन हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धीरे धीरे में कौन सा समास है। तो धीरे धीरे में कौन सा समास है, तो धीरे धीरे में जो होगा ये होगा अव्ययी भाव समास। ठीक है ना। अव्ययी भाव समास होगा, क्यों होगा कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो, अव्यय या दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा हो, तो उसे अव्ययी भाव कहते हैं। ठीक, अब जैसे प्रत्येक में एक एक के प्रति यहाँ प्रति प्रधान है, ठीक है ना, और एक जो है वह संज्ञा है। उसी तरह से धीरे धीरे में जो ये एक धीरे है, पहला वाला धीरे जो है यह क्या है, यह अव्यय है, और दूसरा जो क्या है वो संज्ञा है। इसलिए धीरे धीरे जो होगा यह अव्ययी भाव समास होगा। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यह द्वंद्व समास नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि धीरे धीरे द्वंद्व समास है, लेकिन ये द्वंद्व समास नहीं होगा। द्वंद्व समास में दोनों की प्राथमिकता होती है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। यहाँ कुछ भी अपोजिट नहीं है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, धनुर्बाण में किस तरह का समास है। तो धनुर्बाण में जो है यह द्वंद्व समास है। ठीक है, धनुष और बाण दोनों इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट धनुष है उतना ही इंपॉर्टेंट बाण भी है। अगला क्वेश्चन, इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसमें कौन सा शत्रु का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए अरि होता है शत्रु का पर्यायवाची, रिपु होता है, बैरी होता है, लेकिन अहि जो होता है यह शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। इसलिए 3 में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। यह ध्यान देना होगा कि क्या पूछा जा रहा है। तो कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो चौथे में होगा डी, गणाधिप। गणाधिप जो है ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पुरंदर, मधवा और शुक्र ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्पृश्य का विलोम शब्द क्या है। तो इसका जो विलोम शब्द होगा यह होगा अस्पृश्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है। ध्वंस शब्द का जो विलोम शब्द होगा वह होगा क्या, निर्माण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। फिर से क्या पूछा गया, नहीं है। तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, इसमें कूची जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी कपाट, कीटक, कुंभकार ये जो है ये तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, लवण का तद्भव क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है, तद्भव। तो लवण का जो तद्भव होगा वह होगा नोन, यानी नमक। ठीक है ना, तो लवण का तद्भव क्या होगा, नोन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि। क्या हो रहा है, इसमें वर्णों का मेल कर रहा है। वर्णों का मेल अगर हो रहा है तो संधि होगी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, संहार का संधि विच्छेद क्या होगा। संहार को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा समधन हार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए क्या एक शब्द है, यह है अंतेवासी। अंतेवासी उसे कहते हैं जो बच्चा अपने गुरु के पास ही रह करके शिक्षा ग्रहण करता हो। क्वेश्चन नंबर 12, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, जो व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हुआ हो उसे क्या कहेंगे, उसे कुलीन कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अंधे के हाथ बटेर लगना, इस कहावत का आशय क्या है। तो इसका मतलब ये है कि किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, यानी व्यक्ति अयोग्य है लेकिन उसको जो वस्तु मिली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय क्या है। गांठ का पूरा मुहावरा जो होता है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है मालदार, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे ये कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, कि इसमें से शुद्ध क्या है। तो देखिए, वाह कितना घृणित दृश्य है। अगला क्वेश्चन, ओह कितना घृणित दृश्य है। सी, छी कितना घृणित दृश्य है। और डी, आह कितना घृणित दृश्य। अगर दृश्य होगा तो दृश्य कभी अच्छा, ओह ये तो वो तो खराब ही होगा ना, यानी ऑप्शन नंबर सी, छी कितना घृणित दृश्य है।
क्वेश्चन नंबर 16, शब्दानुक्रम में सही क्रम क्या है? सही वाक्य बताना है कि सही वाक्य क्या है इन चारों में। तो इन चारों में सबसे सही वाक्य क्या होगा? वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी, और था गरीब वह आदमी। देखिए इसमें जो सबसे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आदमी गरीब होता है, ठीक है ना, यानी वह आदमी गरीब था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन पुल्लिंग नहीं है? पूछा जा रहा है पुल्लिंग नहीं है, तो इसमें जो पुल्लिंग नहीं है ये वायु जो होता है ये पुल्लिंग नहीं, बाकी बचपन, समुद्र, कंबल। गौ शब्द का वचन बताइए, यानी गौ शब्द किस वचन का है? तो गौ शब्द जो होता है यह एक वचन में आता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो ये क्या होगी? कारक जो होता है क्रियापरक व्याकरणिक कोटि है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? विषय में बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें होता है अंत्याक्षरी, ठीक है ना, अंत्याक्षरी ये जो होगा ये शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? सबसे सही शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये होता है प्रदर्शनी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ठीक है ना, तो हंस की जगह क्या चीज़ प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो उसकी जगह हम लोग अमृत को प्रयुक्त नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर डी। यानी सूर्य को कर सकते हैं, श्वेत कर सकते हैं, योगी कर सकते हैं, लेकिन अमृत नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 के लिए हमको क्या है, एक गद्यांश दिया गया है और इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो गद्यांश हमसे ये कह रहा है कि तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं तत्काल कर्मरत हो जाते हैं, और जो समय के पाबंद हैं वे सर्वत्र विश्वास के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, और काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है, वह समय से पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता है। कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे इस पैसे से क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसका जो सबसे सही शीर्षक होगा वह होगा क्या? कार्य तत्परता। अगला क्वेश्चन, जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है? तो इसमें जो सबसे सही होगा वह होगा तत्परता। ये पूरा पैसे जो है तत्परता को ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा? ठीक है ना, तो उचित संक्षेपण में क्या होगा? अब संक्षेप में बताना है तो थोड़ा सा बड़ा ही बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बनती है। यही तत्परता सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब ये क्वेश्चन नंबर 26 मैथ से है, ठीक है ना। तो समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 और 6x - ky - 7 = 0 का कोई हल न हो तो k का मूल्य कितना हो? तो k की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें जो k की वैल्यू होगी वो होगी -4 या -4.5 होगी। ठीक है, -4.5 होगी, +4.5 नहीं। आंसर ये होगा और ऑप्शन क्या सही होगा? 4.5। 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाज्य हो जाए। 2, 4 और 6 द्वारा विभाज्य हो जाए तो इसके लिए कौन सी संख्या होगी? वह होगी 1728। 1000 से बड़ा बताना था इसलिए 1728 होगा। क्वेश्चन नंबर 28,
दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यह होगा 8 होगा, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल a प्लस अंडर रूट बी और a माइनस अंडर रूट बी हैं। तो ठीक है, मूल निकालने का तरीका हम लोग वीडियो में देखेंगे और यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वह होगा x² माइनस 2x प्लस ब्रैकेट में a² माइनस बी बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और पुत्र की आयु उसकी माँ की आयु की 3/8 है। यदि पिता और माँ की आयु का अंतर 4 वर्ष है तो पुत्र की आयु क्या है? ठीक है ना। तो लड़के की आयु पूछ रहा है, तो लड़के की आयु जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कस्बे की जनसंख्या की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, यानी 5% लोग खत्म हो गए और बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 हो तो शुरुआत में कस्बे में कुल कितनी जनसंख्या थी? तो शुरुआत के कस्बे की जनसंख्या है तो ये है 1,01,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अब ये क्या है? एक निर्देश दिया गया है, एक सारणी है और सारणी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया जेटा इंटरएक्टिव सर्विसेज का करों और ऋणों पर ब्याज के कुल खर्च के सामने आधारित संरचना और परिवहन पर कुल खर्च का अनुपात पूछा जा रहा है। तो इसका जो अनुपात होगा क्या होगा? 11:13। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33। 0.018 18 के ऊपर बार है कि सही अभिव्यक्ति क्या होगी? तो इसकी जो सही अभिव्यक्ति होगी वह होगी ऑप्शन नंबर ए 1/55, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था, ठीक है ना। तो यह मुख्य श्रेय किसको गया? यह गया R.A. फिशर को। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। प्रसरण का विश्लेषण यानी ये जो है ये किसने दिया गया है, किसके द्वारा? तो ये दिया गया है R.A. फिशर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन। 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 रुपये है। 2016 में उसका वेतन प्रति वर्ष क्रमशः 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था? तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कि वर्ष 2016 में उसका जो वेतन था वह कितना था? वह था 1,00,000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? तो क्वेश्चन में 36 में क्या होगा? हमारा होगा ये 5/36। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। आयत चित्र प्रदर्शित करता है। आयत चित्र क्या चीज़ बताता है? तो आयत चित्र जो है यह सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन को बताता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38। दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा? तो उनका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? वो क्यूब कर दिया जाएगा, यानी 3 का क्यूब करेंगे तो 9 और 1 का क्यूब करेंगे तो 1। ऑप्शन नंबर बी 9:1। नेक्स्ट क्वेश्चन। 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत क्या है? तो इसका जो हानि प्रतिशत होगा वह आएगा 4, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40। आंकड़ा दिया गया है 7, 6, 7, 9, 8, 8, 10, 8 के माध्यिका और बहुलक का माध्य क्या है? तो इसके माध्यिका और बहुलक का जो माध्य आएगा वह आएगा 8। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x माइनस के वाई बराबर 0, ठीक है, 3x प्लस 2y बराबर -5 का अद्वितीय हल हो, ठीक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ये बनेगा k नॉट इक्वल्स टू -2/3। के जो है -2/3 के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42। 27x³ - 9x² प्लस 3x - 8 को 3x प्लस 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो इसमें जो शेषफल होगा वह -22 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए। दिया गया ग्राफ यानी ये एक पाई चार्ट दिया गया है और इस पाई चार्ट से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है
कि यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 5,000 करोड़ थी तो वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री कितनी थी। तो 43 में जो होगा वह कितना था, वह आएगा हमारा 300 करोड़। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, वह कितना था वीवो कंपनी का, 300 करोड़ था। क्वेश्चन नंबर 44, 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है उसमें जोड़ा जाता है तब इसका नया माध्य कितना होगा। ठीक है ना, तो इसका जो नया माध्य होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर ए। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 रुपये था। यदि उस वस्तु को 330 में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत नुकसान होता। तो यह कितना होगा, इसका होगा 17.5%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 46 में जो हमारा होगा वो होगा 78%। ऑप्शन नंबर डी। इन सभी सवालों को मैं अलग से सॉल्व कराऊंगा, उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 47 में है ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर बी सी और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का एलसीएम क्या होगा। तो इसका जो एलसीएम होगा 47 में वह होगा ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, किसी प्राकृत संख्या को 4, 5, 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है। यानी 4, 5, 6, 7 का एलसीएम लेकर के इसमें एक जोड़ देना है, कुछ करना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 48 में आएगा 421। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो उसकी ऊंचाई जो होगी वो होगी 14 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। मैथ का आखिरी क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं, जिसमें बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 7 सेंटीमीटर और ए बी सी का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो डी ई एफ का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 441 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं हिस्ट्री से क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी। तो लोथल की जो खुदाई हुई थी वह हुई थी एस.आर. राव के द्वारा, एस.आर. राव। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो ये सबको पता है कि वह था हुमायूं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है ये इलाहाबाद में शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र पत्रिका का संस्थापक कौन था। तो द इंडिपेंडेंट जो निकालते थे ये निकालते थे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। तो सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा जो है ये जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 56, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा। सबसे ऊंचा बांध पूछ रहा है कहाँ का, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है ना वह टिहरी है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, जोजिला दर्रा किससे जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है किन किन जगहों को जोड़ने का काम करता है। तो यह लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती। पश्चिम दिशा में नहीं बहने वाली नदी है ये, तो कौन सा होगा। तो ये होगा कृष्णा। यानी जो साबरमती, नर्मदा और लूनी, ये जो 3 नदियां हैं साबरमती, नर्मदा और लूनी, ये पश्चिम दिशा की तरफ बहती है लेकिन कृष्णा नदी नहीं बहती। अगला क्वेश्चन, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए वह कौन कौन सी नदियाँ, यानी कौन कौन सी 3 नदियाँ हैं जो हिमालय के मानसरोवर झील से निकलती हैं। तो ये नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंध। ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंध नदियाँ जो हैं ये कहाँ से निकलती हैं, मानसरोवर झील से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पे है। देखिए 7वें स्थान पे हमारा देश भारत है, लेकिन पूछा जा रहा है 5वें स्थान पे कौन है। तो 5वें स्थान पे है ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 61, भारत का संविधान सभा द्वारा खाली जगह में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये कब अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा? तो ये 26 नवंबर 1949 के में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो ये प्रावधान किस में किए गए हैं? ये प्रावधान किए गए हैं 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? ऑप्शन दिया जा रहा क्वेश्चन कि नहीं है, तो ये क्या सही होगा? तो इसमें सही होगा वर्धित SLR, ऑप्शन नंबर डी। घटी हुई CRR और SLR है, ब्याज दर का विनिमय है और नई पीढ़ी बैंक ये भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। विकास व्यय में क्या चीज़ शामिल नहीं है केंद्र सरकार के? तो ये रक्षा व्यय जो है ये नहीं है, ये विकास व्यय में नहीं आता है। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, बिजली के करंट का SI यूनिट क्या है? तो बिजली के करंट का जो SI यूनिट है वो क्या होगा? एम्पियर। ठीक है ना, कितना एम्पियर बिजली खत्म हुई, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66, जंग लगने पर लोहे का भार। देखिए जंग लगने पे जो लोहे का भार है वह बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता? क्वेश्चन पूछा जा रहा है नहीं होता है, तो इसमें सेक्रेटिन जो है नहीं होता है, यानी प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन ये तीनों जो होते हैं सिक्रिट होते हैं और सेक्रेटिन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? यानी बैक्टीरिया से होने वाला कौन सा रोग है? ठीक है ना, तो जीवाणु जनित जो रोग है वह है कुष्ठ रोग। ठीक। अगला क्वेश्चन, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट जो होता है वह टाइफाइड के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो कानपुर शहर है ये चमड़े के उद्योग के लिए माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें दो सूचियां दी गई हैं, उन दोनों सूचियों को मिलाना है। ठीक है, तो इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 71 में पशु मेला कहाँ होता है? तो पशु मेला होता है वटेश्वर में। ठीक है, पशु मेला जो होगा वह कहाँ होगा? बटेश्वर में, पशु मेला बटेश्वर। ध्रुपद मेला जो है यूपी में, जो ध्रुपद मेला है ये कहाँ है? ये वाराणसी में होता है। और गोविंद साहब मेला जो होता है ये अम्बेडकर नगर में होता है। ठीक है, ये जो गोविंद साहब मेला है ये अम्बेडकर नगर में, और माघ मेला जो होता है ये इलाहाबाद में होता है। तो इस तरह से जो हुआ ये हुआ क्या हुआ? 3-4-2-1, 3-4-2-1, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा जा रहा है सितंबर 2021 में किसके द्वारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया? नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया गया किसके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में 20 से 26 सितंबर के मध्य वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा कौन सा सप्ताह मनाया गया? तो यह कौन सा सप्ताह मनाया गया है? यह सप्ताह मनाया गया है वाणिज्य सप्ताह। ठीक है ना, ठीक, ये सप्ताह कौन मनाया गया? वाणिज्य सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 74, सितंबर 2021 में भारत सरकार ने मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के पारिवारिक पेंशन के लिए आय सीमा कितने प्रतिशत तक बढ़ाया है? तो ये सीमा कहाँ तक बढ़ा दी गई है? अब ये 30% इसको बढ़ा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की प्रथम अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू की है? तो अखिल भारतीय हेल्पलाइन जो शुरू किया है वरिष्ठ लोगों के लिए वह शुरू किया है एल्डर लाइन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है किंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ग्रामीण परिवेश का क्वेश्चन है ये, तो ये किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है यह कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 1 मई 2016 को। अगला क्वेश्चन, गेहूं में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है? ये देखिए है ये क्वेश्चन कि गेहूं में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है? तो गेहूं में जो प्रोटीन होता है वह 12% होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में कुल कितने गांव हैं?
ठीक है ना। तो जब यूपी स्पेशल आपने पढ़ा है तो उसमें देखा होगा कि भारत में कुल कितने गांव हैं। तो भारत में कितने गांव हैं, तो ये हैं 6,40,930 गांव, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है। तो मलिहाबाद से जो है ना दशहरी आम आता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। 81 में हमसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है। तो ये जो अनुपात है महिलाएं पुरुषों से सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, जौनपुर। ठीक है ना, जौनपुर में महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि कितनी है। तो यह कितनी है, तो यह है 25% या 7.500, ठीक है, रुपया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रुहेलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। तो वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, वहाँ पे बोली जाती है खड़ी भाषा। अगर रुहेलखंड आ गया है तो आप खड़ी भाषा में चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, NREGP का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी, यानी खेत को अगर नापना है तो सबसे सही विधि क्या होगी। तो इसके लिए सबसे सही विधि किसके द्वारा है, जरीब के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86, जिस समिति की संतुष्टि पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, है ना। ठीक है, तो पंचायती राज किसके अध्यक्षता में लागू किया गया, या जो समिति बनी थी जिसने सुझाव दिया था वह कौन सा सुझाव था, किसका सुझाव था, वह था बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज को खाली जगह के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, तो ये भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत है, और ये गलत है तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। तो तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित कौन है, पंचायती राज पद्धति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 में ये कह रहा है भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ये ठीक है, ठीक है ना। ये संवैधानिक संस्था नहीं थी, अभी तो इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, संवैधानिक संस्था क्या होती है, संवैधानिक संस्था होती है जिसका वर्णन संविधान में है। क्वेश्चन नंबर 91, आर्थिक नियोजन विषय क्या है। तो आर्थिक नियोजन जो है वह समवर्ती सूची में है, ऑप्शन नंबर सी। गेहूं के बौनेपन के लिए जीन है, गेहूं का जो बौनापन है वो किस जीन के कारण होता है, वह होता है नोरिन 10 के कारण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में कृषि मूल्य आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था। कृषि मूल्य आयोग कब बना भारत में, तो यह बना है 1965 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94, ऑपरेशन फ्लड सेकेंड का निम्न में से किससे संबंध है। तो ये किससे संबंध है, दुग्ध आपूर्ति से। ऑपरेशन फ्लड जो था ये दूध के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, चना खरीफ की फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अरहर, मक्का और धान ये खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 96, ये मिलान है और इसको करना है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है ना। तो सर्व शिक्षा अभियान जो था ये सर्व शिक्षा अभियान कब चला, 2001 में चला था। ठीक है। साक्षर भारत मिशन 2009 का है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये 1987 में शुरू किया गया था, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ये जो होगा 1988 का है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बना वो बना 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 97,
क्वेश्चन नंबर 97 हमसे ये कह रहा है संगम योजना का उद्देश्य है। संगम योजना का क्या उद्देश्य है? तो संगम योजना जो है ये विकलांगों की सहायता के लिए बनाई गई है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98, 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित थी? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है यह किससे संबंधित थी? यह ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99, प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? समाजवादी पेंशन योजना जो है यह प्रारंभ की गई थी जनवरी 2014 में। और आखिरी क्वेश्चन है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 2001 में। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।